हेलो एवरीवन, नमस्ते, ऑल ऑफ यू वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं सभी चैप्टर्स के कंबाइंड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। टेस्ट एक प्रकार से हो जाएगा आपका कि आपको जो पहले हमने पढ़े हैं उसका रिवीजन भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था। 4 ऑप्शन आप आंसर देते जाइएगा। जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और साथ ही साथ अपना आंसर भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 है कनिंघम, ऑप्शन 3 है जॉर्ज प्रिंसेप और ऑप्शन 4 है व्हीलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3, जॉर्ज प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं। ऑप्शन 1 है संस्कृत भाषा, ऑप्शन 2 है पाली भाषा, ऑप्शन 3 है हिंदी भाषा और ऑप्शन 4 है प्राकृत भाषा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 4 है इसका, प्राकृत भाषा में अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, इंडिका ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन 1 है चाणक्य ने, ऑप्शन 2 है कर्टियस, ऑप्शन 3 मेगास्थनीज और ऑप्शन 4 है प्लूटार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मेगास्थनीज ने इंडिका ग्रंथ की रचना की थी। चौथा प्रश्न है कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ऑप्शन 1 है मौर्य शासक, ऑप्शन 2 है शुंग शासक, ऑप्शन 3 है सातवाहन शासक और ऑप्शन 4 है कुषाण शासक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन 4, कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। सातवाहन शासक आपको पता होगा अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम लगाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मुखाकृति, ऑप्शन 2 पुरालिपि, ऑप्शन 3 अभिलेख शास्त्र और ऑप्शन 4 है शिल्प शास्त्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे अभिलेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। ऑप्शन 1 मत्स्य जनपद, ऑप्शन 2 गांधार, ऑप्शन 3 मगध और ऑप्शन 4 है कुरु वंश। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 3, मगध जनपद जो था ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। टोटल 16 जनपदों का, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था वो था मगध जनपद। अगला प्रश्न है अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 है प्राकृत अभिलेख, ऑप्शन 2 है पाली अभिलेख, ऑप्शन 3 है संस्कृत अभिलेख और ऑप्शन 4 है तमिल अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्राकृत अभिलेख। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी प्रश्न देखा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है वो किस भाषा में है, तो वो प्राकृत भाषा में है। तो उस समय की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, इसलिए प्राकृत अभिलेख जो है वो प्राकृत अभिलेखों में इन दोनों शासकों के नाम जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन 2 है 18, ऑप्शन 3 है 20 और ऑप्शन डी है 22। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना, तो महाजनपद तो थे 16 और पुराण थे 18। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, याद रखिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 9वां, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 है तक्षशिला, ऑप्शन सी है श्रवण बेलगोला और ऑप्शन डी है उज्जैनी। तो आप सबको पता है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रवण बेलगोला। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म स्वीकार किया तो अपने गुरु के साथ वो कर्नाटक के बेलगोला में चला गया था। बेलगोला में जो श्रवण कर्नाटक में चला गया था और वहाँ पर जो श्रवण बेलगोला है, तो श्रवण बेलगोला पर वहाँ पर उसने जो है अन्न जल त्याग करके और मृत्यु का वर्ण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। अशोक, कुणाल, संप्रति और बृहद्रथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा जो है वो बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है 11वां, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। जनवरी 1915 में, मार्च 1915 में, दिसंबर 1915 में या सितंबर 1915 में। तो प्रिय विद्यार्थियों सही जवाब है ऑप्शन 1, जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है महादेव गोविंद रानड़े,
ऑप्शन 3 है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन 4 है वल्लभ भाई पटेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और गोखले साहब ने गांधी जी को पूरे 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए कहा था। जब अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे तो गोखले साहब ने कहा कि आप भारत की यात्रा करिए ताकि आपको पता चल जाए, भारत को आप जान सको, सारी स्थितियां आपको पता चल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहां पर करी थी? ऑप्शन 1 है सूरत में, ऑप्शन 2 है चंपारण में, ऑप्शन 3 बिहार में और ऑप्शन 4 है खेड़ा में। तो फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में करी थी। राइट आंसर रहेगा खेड़ा गुजरात में की थी। अगला प्रश्न है 14वां, खिलाफत आंदोलन चलाने वाला नेता कौन था? नेता कौन थे? ऑप्शन 1 है मोहब्बत अली और शौकत अली, ऑप्शन 2 है जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है गांधी जी और सरदार पटेल और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोहब्बत अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें हुई थी। कुल कितनी हड़तालें हुई थी? ऑप्शन 1 है 496, ऑप्शन 2 है 396, ऑप्शन 3 है 284 और ऑप्शन 4 है 398। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 284 हड़तालें दर्ज की गई थी। 16वां प्रश्न है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन 1 है 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन 2 है 14 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन 3 है 17 अप्रैल 1919 और ऑप्शन 4 है 25 दिसंबर 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 1 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन वहाँ पर जो है वो लोग उस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ पे सैकड़ों लोग जो वो मारे गए थे। 17वां प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने संपूर्ण देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था? 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन 4 है सरदार पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी ने जो है वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया था। 18वां प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष अंग्रेज सदस्यों वाला साइमन कमीशन भारत आया था? सन 1928 में, सन 1930 में, सन 1936 में और ऑप्शन 4 है सन 1942 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 सन 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कई बार आपको लगता है मुझे ये इसका याद है आंसर और फटाफट से एक आंसर पढ़ करके आप उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन बाद में गलत हो जाता है सवाल। तो चारों ऑप्शन पढ़ने कंफर्म होने के बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1930 में आपको पता है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी, है ना, 8 मार्च 1942। अगला प्रश्न है 19वां, ये कथन किसने कहा था? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है लाल बहादुर शास्त्री जी और ऑप्शन 4 है सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1 महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? अभी देखिए जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको 1928, 1930, 1931 और 1933। तो सही जवाब है ऑप्शन 1930, ऑप्शन बी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च शुरू किया था और वहां पहुंच करके फिर गांधी जी ने नमक बनाया था समुद्र किनारे और नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है 21वां, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण देश का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी और उपरोक्त सभी। तो जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, 20वीं शताब्दी के समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए
जो है वो दो शब्द गढ़े गए थे। वो दो शब्द क्या थे? महान और भक्ति परंपरा, महान और लघु शब्द मुद्रित किए गए। लघु और कृषक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, महान और लघु शब्द मुद्रित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? देवी संप्रदाय, तांत्रिक, मूर्ति पूजा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2, तांत्रिक के नाम से जाना जाता था। 24वां प्रश्न है कि वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते थे? यज्ञ न करने वाले लोग, वेदों को न मानने वाले लोग, तांत्रिक आराधना में लगे लोग और इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक सत्य की अवहेलना करते थे तांत्रिक आराधना में लगे हुए लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां, भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन बने? संत, ब्राह्मण, देवता या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, ब्राह्मण जो है वो भक्ति परंपराओं में, भक्ति काल के दौरान भक्तों और देवताओं के बीच में एक प्रकार से बिचौलिए का, मध्यस्थ का काम करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जो ओपन क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी तरीके से अगर आप लाइव टेस्ट भी देना चाहते हैं तो एवरीडे शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पर हम इसी टाइप से लाइव टेस्ट भी लेते हैं, जहां पर बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो आंसर देते हैं और फिर हम मेरे द्वारा जो आंसर्स बताए जाते हैं उससे अपना आंसर कन्फर्म कर लेते हैं। अलग अलग अल्टरनेटिव डेज में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी हिंदी कंपलसरी, कभी इंग्लिश कंपलसरी, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटिकल, कभी ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हम ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये कंप्लीट जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो लिंक से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हिंदी कंपलसरी के, सारे सब्जेक्ट्स के। और इसी तरीके से वहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। तो कंप्लीट कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन टेस्ट, आपको वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं, आपको टेक्स्ट जो आपका लेसन होता है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ पे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, एमसीक्यूज भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम आपको हमारे ऐप में अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके और आप हमारा ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।